अब फिजिक्स क्या चीज है पहले समझ लेते हैं भाई। एक्चुअल में फिजिक्स के साथ एक मिसकंसेप्शन है कि ये सिर्फ फिजिक्स है, ऐसा नहीं है। फिजिक्स में हमें मैथमेटिक्स आना बहुत जरूरी है। तो जो आपकी 4th क्लास होगी ना मैथ्स वाली, वो सारे बच्चों को करनी है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हमें भी मैथ्स वाली क्लास करनी है, मेडिकल वालों को कि नहीं करनी है। तो मेडिकल वालों को अभी करनी है वो मैथ्स की क्लास। 8-10 दिन वो मैथ्स की क्लास चलेगी, उसके बाद मैथ्स की क्लास बंद हो जाएगी मेडिकल वालों के लिए। नॉन मेड की मैथ्स की क्लास हमेशा चलेगी 2 साल। यस और नो? अगर मैं क्लियर हूं तो वाई लिख दो चैट बॉक्स में, ठीक है। और कोई भी मेडिकल वाला बच्चा मैथ्स की इन क्लासेस को नहीं छोड़ेगा। अगर आपने छोड़ दिया ना तो आप फिजिक्स में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। गारंटी ले लो कि आपसे फिर फिजिक्स नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये जो भी 10-12 दिन मैथ्स की क्लास चले, इसको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब हम करेंगे कैसे? हम बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे चीजों को। बेटा नॉन मेड वालों को बायो की क्लास नहीं लगानी है, ठीक है। इतनी बात। नॉन मेड वाले फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास लगाएंगे। मेडिकल वाले अभी 10-12 दिन के लिए। मेरी आवाज आ रही है सबको? पहले ये चेक कर लो, मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है बेटा, मेरी वॉइस क्लियर है। आप अपने एंड पे जरा ऑडियो चेक करो जिसको भी दिक्कत आ रही है। वीडियो भी शायद क्लियर है। फिजिक्स लिखा हुआ दिख रहा है बोर्ड पे? ठीक है। और जिन लोगों ने अभी क्लास नहीं ज्वाइन की है, बेटा जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब मैं क्या कह रहा हूं, जो नॉन मेड वाले बच्चे हैं, नॉन मेडिकल वाले, they will attend physics, chemistry and maths class. मेडिकल वाले स्टूडेंट physics, chemistry, bio and maths. This maths is only for 12 to 14 days. 12 से 14 दिन के लिए ये मैथ्स की क्लास चलेगी। उसके बाद ये मैथ्स की क्लास मेडिकल वालों के बंद हो जाएगी। मतलब इन 12 से 14 दिन में हम आपको इतनी मैथ्स करा देंगे कि आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत ना आए। आदित्य मेरा ऑडियो क्लियर है? आपके एंड पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है? आदित्य बेटा मेरा ऑडियो क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ सब लोग। क्लियर है? आदित्य आपके एंड पे दिक्कत है? चलो कोई बात नहीं, हो गया। ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात समझ में आ गई जो मैंने लिखा है बोर्ड पे? ठीक है। अब देखो एक मिनट, लाइट की प्रॉब्लम है, मैं लाइट बंद कर देता हूं कुछ। अब कोई प्रॉब्लम है लाइट की? नहीं, ठीक है, बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, अब हम कैसे करेंगे, मैं स्टार्ट कर देता हूं। वी विल स्टार्ट विद वेक्टर्स चैप्टर। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम? वेक्टर, ठीक है। हम किससे स्टार्ट करेंगे? वेक्टर से, ठीक है। बेटा बोर्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मेरा ये कंसर्न है कि आपको बोर्ड क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? चलो अब देखो भाई, तो हम वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ऐसे बात करें कि फिजिक्स में हम सबसे पहले कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। किनकी?
फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हमें जानना है, जैसे मास क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को जानना है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। जैसे आप लोग क्लास में बैठे हो, इसमें कुछ बच्चे गुरुकुल के हैं, अब मैं स्कूल वाइज डिवाइड करता हूं, कुछ बच्चे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के हैं, यस और नो? मैंने क्या करा, बच्चों को डिवाइड करना शुरू करा। कुछ बच्चे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के हैं, कुछ बच्चे प्रताप पब्लिक स्कूल करनाल सेक्टर 6 के होंगे, कुछ बच्चे सेंट थेरेसास कॉन्वेंट के होंगे, कुछ बच्चे डीपीएस के होंगे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के हैं। तो मैंने क्या करा, बच्चों को डिवाइड करा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, डिफरेंट स्कूल्स, एक तरीका। दूसरा तरीका, इसमें बॉयज होंगे प्लस गर्ल्स होंगी, ऐसे डिवाइड करा। ठीक है, दो तरीके हो गए मेरे पास डिवीजन के। तीसरा तरीका, मेरे पास गधे और घोड़े, अगर मैं ऐसे कहूं देसी लैंग्वेज में, मतलब घोड़े वो जो जल्दी समझेंगे चीजों को, गधे वो जो मेहनत करके समझेंगे चीजों को, यस और नो? हाँ या ना? तो अब इसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम बात करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम बहुत तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करने का, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, हालांकि अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज एक तरीका ये। दूसरा तरीका फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करने का है इन टर्म्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। पढ़ा है ना आपने ऐसा 9th क्लास में, कि आप की क्वांटिटीज कुछ स्केलर होती हैं, कुछ वेक्टर होती हैं, यस और नो? ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। क्लियर है? इनके बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब देखो जरा, इनके बारे में कैसे बात करेंगे। लिखो जरा, इसका रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा बेटा, आपको बोला गया है तो मिलेगा, ठीक है, आप उसकी चिंता ना करो। अब आप लिखो, लेकिन क्लास सबने अटेंड करनी है। अगर आप रिकॉर्डेड सेशन के चक्कर में रहोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। आपको नोट्स साथ साथ बनाने हैं, मैं आपको लिखाऊंगा सारे नोट्स, जब मैं कहूंगा लिखो तो उसे नोट डाउन करना। लिखो जरा, लिखो, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी divided into three types. Physical quantities can be divided into three types. तीन टाइप्स में फिजिकल क्वांटिटीज को मैं डिवाइड कर रहा हूं। कौन कौन सी? स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। आपने टेंसर नहीं सुना है और जरूरत भी नहीं है, ठीक है, टेंसर की जरूरत हमें 11th-12th में भी नहीं पड़ती है। बस मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूं कि तीन टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, इतनी बात। बेटा एक मिनट रुको जरा, कैमरे की पोजीशन सही नहीं है, रिकॉर्डिंग सही नहीं होगी। ठीक है, कितने टाइप की क्वांटिटीज होती है हमारे पास? तीन, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। कपिल जी, इस 101 का ना कैमरा सही से नहीं पोजीशन है। अब देखो भाई, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। अब
हम पहले पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, पहले हम ये चीजें पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशंस। ठीक है, इतनी बात। तो अब कुछ लोगों ने स्केलर क्वांटिटी पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो वाई लिख दो फटाफट। अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेशन जरा चैट बॉक्स में लिखने की कोशिश करो, लिख पाते हो तो जल्दी बताओ। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? ठीक है, लिखो जरा, लिखो स्केलर क्वांटिटी। लिखो, अब मैं बता रहा हूं वो लिखो, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, लिखो फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। आर दोज which possess only magnitude but no directional sense. Scalar quantities are those quantities which possess only magnitude but no directional sense. ये बात पता है आप लोगों को, 9th में यही पढ़ा आपने। ठीक है, आदित्य कंपोनेंट नहीं बोल रहा हूं मैंने, क्या बोला? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन सेंस नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात। अब व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? चिन्मय गोयल का क्वेश्चन है। बेटा फिजिकल क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी, मास, लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सबको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई? जिनसे जिनको आपको फिजिक्स में पढ़ना है, जिनसे रिलेट करके आप क्या करते हैं? फिजिक्स के लॉज बनाएंगे, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है चिन्मय? चिन्मय अगर क्लियर है वाई लिख दो। ठीक है, अब तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। बात क्लियर है? अब दूसरी चीज क्या है? सुनो, हाँ अब ठीक है, कैमरा भी थोड़ा टिल्टेड है। दूसरी चीज, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है अमाउंट। मैग्नीट्यूड क्या होता है? अमाउंट। जैसे मैं बोलूं कि चिन्मय का मास है 60 kg, ठीक है, और मेरा मास है 70 kg, तो मास का अमाउंट मेरा क्या हो गया? 70, और चिन्मय का क्या हो गया? 60। यस और नो? जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे पास 1000 रुपए हैं, चिन्मय के पास 2 रुपए हैं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ही तो चेक हो रहा कि चिन्मय गरीब है और मैं अमीर हो गया। यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो अमाउंट की जहां बात होती है वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है, इतनी बात। तो जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान दो। पहले मैं क्या बोल रहा हूं? मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और कोई मतलब नहीं। इस वर्ड से लेना देना है मैग्नीट्यूड का। अब एक और चीज, अमाउंट हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आप एक बात बताओ, क्या मैं कहूंगा चिन्मय का मास -60 किलो है? कहूंगा क्या ऐसा? या मैं आपसे कहूंगा कि लाला की दुकान से जाकर के -10 किलो चीनी ले आना, कहने वाला हूं ऐसे? या -2 लीटर दूध ले आना? नहीं। तो इसका मतलब अमाउंट या मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। बिल्कुल डिस्क्रीटली हर वर्ड का मतलब समझो, यानी कि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब एक जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है स्केलर क्वांटिटी की वो सुनो,
ठीक है, मान लो गौरी जाती है, क्या कहते हैं, दुकान पे, गौरी है ना, इसको हमने लाला की दुकान पे भेजा, मैंने इससे कहा 2 किलो शुगर ले लेना, 5 केजी राइस ले लेना और 4 केजी आटा ले लेना भाई। ठीक है, अब हाँ कशिश न्यूमेरिक वैल्यू कह सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, इतनी बात। लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू भी देखो, एक और चीज है, जैसे बोल रहे हैं बच्चे न्यूमेरिक वैल्यू गलत बात है। आप ऐसे देखो, अगर मैं किसको भेज रहा था, मैं गौरी को, गौरी को मैंने दुकान पे भेजा, मैंने कहा 2 शुगर ले आना, तो लाला भगा देगा इसे, हाँ या ना? अरे यस नो, जब तक ये नहीं बोलेगी 2 केजी। ठीक है, तो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू से काम नहीं चलेगा, उसके साथ एसोसिएटेड यूनिट भी बोलनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है कशिश, ठीक है। तो अब देखो, जब गौरी दुकान पे गई, उसने इतना सामान मांगा, तो टोटल कितना सामान, कितना मास ये घर लेके जा रही है, टोटल कितना मास लेके जा रही है, जल्दी बताओ। 11 केजी, हाँ या ना? तो स्केलर क्वांट, और घर ये जा रही थी इतना सामान लेकर के 11 केजी। मान लो शुगर वाला बैग गिर गया, तो अब घर कितना लेके पहुंची है? 9 केजी। रास्ते में 2 केजी गिर गया मान लो, तो 9 केजी लेके पहुंची कि नहीं पहुंची? मतलब स्केलर क्वांटिटी की एक सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी क्या है कि भाई दीज क्वांटिटीज ओबे नॉर्मल algebraic laws of addition and subtraction. नॉर्मल एल्जेब्रिक लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब ये क्वांटिटीज नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लॉज को क्या करती हैं? ओबे करती हैं। बात समझ में आई? भाई गौरी को मैंने 5 किलो, 2 किलो और 4 किलो, टोटल 11 केजी सामान हो गया उसके पास, सीधे सीधे ऐड हो गया। रास्ते में किसी ने उसे पीट करके चावल छीन लिए, तो 4 और 2 6 किलो बचा उसके पास, हाँ या ना? बात समझ में आ गई सबको? गुड। तो ये तो हो गया किसके बारे में? स्केलर क्वांटिटी के बारे में। अब इसके एग्जाम्पल देखो भाई, लिखो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल लिखो। मास, वॉल्यूम, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, चार्ज, चार्ज लिखो, चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एटसेट्रा, बहुत सारी हैं। आप कम से कम 11th-12th में करीब करीब 1000-2000 क्वांटिटीज पढ़ लोगे। मयूर मैं लिख देता हूं, हालांकि 1000-2000 क्वांटिटीज पढ़नी है तो रास्ते में आती रहेंगी। मास, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, एटसेट्रा, हाँ या ना? अब कुछ लोगों के दिमाग में आया कि ये मैंने चार्ज और करंट क्यों डाल दिया इसमें, है ना? कितने लोगों के दिमाग में ये बात आई कि चार्ज और करंट नहीं होना चाहिए था, बाकी हो सकते थे? बेटा टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, इतनी बात।
हाँ, चार्ज नेगेटिव पढ़ा है आपने, ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। ये चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बता रहा हूँ। हो गया इतना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जानबूझ के डाले चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट ताकि आपके दिमाग का एक कीड़ा निकाल सकूं, ठीक है। बात समझ में आ गई? बेटा टेम्परेचर माइनस में कभी नहीं होता, टेम्परेचर की एसआई यूनिट -15 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हो आप, दैट इज नॉट नेगेटिव, ठीक है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, और 0 केल्विन टेम्परेचर से स्टार्ट होता है, और 0 केल्विन टेम्परेचर तक अभी तक कोई भी संसार में या यूनिवर्स में कोई बॉडी नहीं है 0 केल्विन पर। हर किसी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है। अब बात समझ में आ गई? ठीक है। तो जो आप -15 डिग्री या -20 डिग्री देखते हो, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। इतनी बात। हाँ, जो एब्सोल्यूट जीरो होता है वो केल्विन में टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर को किसी भी सब्सटेंस ने अभी तक अटेन नहीं करा है। सबका टेम्परेचर उससे क्या होता है? ज्यादा ही होता है। अब मेरी बात क्लियर है? चलो, तो टेम्परेचर स्केलर होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा, कभी नेगेटिव नहीं होता। अब आते हैं हम चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट पे। नोट कर रखा है इतना सबने बोर्ड पे जो लिखा हुआ है? बोर्ड पे जो लिखा है सबने नोट कर रखा है? ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चार्ज को। हाउ चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ये डिस्कस कर रहे हैं। हाउ चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ये डिस्कस करना है, ठीक है। अब कैसे स्केलर क्वांटिटी है, चलो अब मैं बताऊं। आप लोग जितने लोग क्लास में बैठे हो, दो टाइप के लोग हो। दो ही टाइप के हो या नहीं हो, पहले बताओ मुझे, यस और नो। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम किसी बॉडी पे ये कहें कि इलेक्ट्रॉन कम है, क्या कम है? इलेक्ट्रॉन कम है। एक्चुअल में चार्ज एक कंसेप्ट है। दो टाइप की बॉडी, दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज वाली बॉडी है, पार्टिकल्स हैं, और ये प्रोटॉन्स, ये चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इतनी बात। अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या चीज ज्यादा है? प्रोटॉन्स, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि उस बॉडी पे प्रोटॉन्स ज्यादा हैं। अब अगर आप ये लिखोगे अंग्रेजी में हर जगह कि प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, तो लिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने क्या कहा, प्रोटॉन्स के चार्ज को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, पॉजिटिव प्लस। सिंबल है, नाम है। प्रोटॉन्स का क्या हो गया? नाम हो गया। बहुत सारे प्रोटॉन्स का एक साथ नाम दे दिया हमने, प्लस। जैसे लड़कियों को एक साथ, अब अगर अलग अलग लड़कियां हैं तो मैं उनके नाम लेके बोलूंगा, गौरी, कशेश, ऐसे बोलूंगा। लेकिन अगर मैं एक साथ सबको क्या कहते हैं वो करना चाहता हूँ, एक साथ सबको क्या कहते हैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो मैं क्या कहूंगा? गर्ल्स कहूंगा कि नहीं कहूंगा? हाँ या ना? ठीक है। तो मैं अब आज से जब भी गर्ल्स के बारे में बोलना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा प्लस, बोल सकता हूं। तो अगर मैं प्लस बोलता हूं तो इसका मतलब सारी गर्ल्स सुन लो भाई, और मैं माइनस बोलता हूं तो इसका मतलब सारे लड़के लोग सुन लो। ऐसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो प्लस और माइनस साइन सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड देखें चार्ज का, एक इलेक्ट्रॉन का, तो इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इतना ही प्रोटॉन का भी होता है। तो अब कैसे डिफरेंस पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन था या प्रोटॉन था? तो अगर हम इसके आगे माइनस साइन लगा दें, ये सिंबल हो गया, तो ये हम मान लेंगे किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। और अगर प्लस साइन लगा दें तो हम बोलेंगे कि ये किसका है? प्रोटॉन का है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई? ठीक है। और एक और चीज, अगर किसी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है तो टोटल चार्ज उस पर कितना है? जीरो है या नहीं है? जल्दी बताओ, टोटल चार्ज जीरो होगा कि नहीं होगा? तो एक बात बताओ, नॉर्मल एल्जेब्रिक लॉज को भी ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नॉर्मल एल्जेब्रिक लॉज को भी ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है। तो लिखो जरा,
लिखो, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उस चीज को लिखो। पूर्णक, बेटा मैं क्या कह रहा हूं कि जो प्लस और माइनस साइन होता है, ये सिंबल होता है ये बताने के लिए कि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का है या प्रोटॉन्स का है। जैसे मैंने कहा, अगर मैं कल से लड़कियों को प्लस कहना शुरू करूं और मैं बोलूं प्लस वाले सुनो, तो प्लस वाले सुनो मतलब लड़कियां सुनो, माइनस वाले सुनो मतलब लड़के सुनो। तो इसी तरीके से जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इतनी बात, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो इतना ही होता है बेटा। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इसके सामने क्या लगा दिया हमने, माइनस। इतना ही चार्ज एक प्रोटॉन का भी होता है, कैसे पता चलेगा प्रोटॉन का चार्ज है, तो इसके सामने क्या लगा दिया, प्लस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब तो सबसे पहले लिखो जरा, लिखो, हाँ, हाउ कैन वी सबट्रैक्ट, आ रहा हूं बेटा उस बात पे भी चिंता ना कर, ठीक है। अब लिखो जरा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, उस बात को भी समझाऊंगा, अभी चिंता ना करो। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन associated with charge, positive and negative sign associated with charge is symbolic representation, is symbolic representation of nature of charge, is symbolic representation of nature of charge। ठीक है, लिख लिया इतना, इतनी बात लिख ली बेटा सबने। मैंने क्या कहा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन एसोसिएटेड विथ चार्ज, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन एसोसिएटेड विथ चार्ज इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर ऑफ चार्ज। नोट कर लिया सबने, नोटेड डाउन, ठीक है। अब एक बच्चे का सवाल था, फिर अगर ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन में क्यों आ जाते हैं, यही सवाल था ना, किसका सवाल था ये, जिसका सवाल था चैट बॉक्स में आ जाओ फटाफट। हाँ, अब बता रहा हूं भाई क्यों। बेटा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इनकी, देखो एक बात बताओ, लड़के और लड़की, मतलब छोड़ो से, मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये दोनों चाहेंगे तो हमेशा एक साथ मिलना चाहेंगे और न्यूट्रल बनना चाहेंगे टू अटेन स्टेबिलिटी। एक साथ मिलके, ये नेचर है इनका कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर एक दूसरे से दूर हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपोजिट नेचर के हैं। ठीक है भाई, जिसने भी पूछा था। तो अब अगर हम किसी बॉडी पे टोटल चार्ज की बात करेंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं और जितने प्रोटॉन हैं उनका टोटल ऐसे सम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे वो खत्म हो गया, बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, चार्ज होगा, यस और नो। जैसे मैं कहूं किसी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो टोटल क्या हो गया, ये दोनों मिल गए, जीरो आ गया चार्ज। अरे भाई क्लियर है, आर्या, आदित्य, ठीक है। अब लिखो जरा, बेटा किसकी डेफिनेशन पूछ रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आया। किसी बच्चे ने बोला डेफिनेशन रिपीट कर दो, किस चीज की डेफिनेशन रिपीट करनी है, चलो। तो अब आपको ये बात पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बाय नेचर एक दूसरे को अट्रैक्ट करके कंबाइन होना चाहेंगे। ये प्लस माइनस की वजह से नहीं, ये बाय नेचर है कि अपोजिट नेचर है उनका, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या हो जाएंगे, कंबाइन करके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल होना चाहेंगे। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो, चार्जेस फॉलो नॉर्मल लॉज ऑफ एल्जेब्रिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चार्जेस फॉलो, मैंने क्या बोला, चार्जेस फॉलो, पहले लिख लो, मैंने बोला चार्जेस फॉलो नॉर्मल लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बात क्लियर इतनी, चार्जेस फॉलो नॉर्मल लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
बात क्लियर हो गई? तो अब देखो जरा, अब हम ये कह सकते हैं कि चार्ज इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। क्यों कह सकते हैं? मेरी बात ध्यान सुनो। सीमा, एनर्जी और पावर भी स्केलर क्वांटिटी होते हैं बेटा। हम 1000 से 2000 क्वांटिटीज पढ़ेंगे जो क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी होंगी। ठीक है, तो मैंने इसीलिए एटसेट्रा लिखा दिया था। एटसेट्रा मतलब बहुत सारी आने वाली हैं। ठीक है, मैंने आपको 4-5 नाम लिखा है, तो उसमें चार्ज और करंट पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अब ये बात क्लियर हो गई कि जो प्लस माइनस है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मैग्नीट्यूड इनका भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ये नॉर्मल लॉज ऑफ एल्जेब्रिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन को ओबे करते हैं, इसलिए चार्ज इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी? व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। सबको ये बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई वाई लिख दो। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम करंट, इलेक्ट्रिक करंट। लिखो इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट में आते हैं बेटा। अब कुछ नहीं लिखोगे चैट बॉक्स में, रुक जाओ। जब मैं बोलूंगा तभी चैट बॉक्स में कुछ लिखोगे। अब देखो भाई, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? आपने जो 10th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट याना कंक्लूजन, ठाकुरदास और याना दोनों लोग सुनो जरा। प्रिंस का भी एक सवाल है, अगर एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन हो तो कितना चार्ज होगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा भाई। ठीक है प्रिंस, बात समझ में आ गई? कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है तो चार्ज इज व्हाट? 1 इलेक्ट्रॉन। अब याना और ठाकुरदास, मेरा पर्पज ये था आपको ये समझाना था कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा यार प्लस और माइनस साइन लगाया तो आप चार्ज को स्केलर क्यों कह रहे हो? क्योंकि माइनस साइन नहीं लगना चाहिए। हाँ या ना? तो मैंने क्या कहा कि प्लस और माइनस साइन सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं कल से ठाकुरदास लड़कों को प्लस लिखना शुरू करूं तो यही बोलूंगा ना, प्लस वाले लोग सुनो। लड़कियों को माइनस लिखना शुरू करूं तो माइनस वाले लोग सुनो। तो अब कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स हैं खूब सारे, तो उनको हम कहते हैं नेगेटिव, माइनस वाले सुनो। कहीं पर प्रोटॉन्स ज्यादा हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव, प्लस वाले सुनो। यानी कि पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन्स ज्यादा हैं तो उसको हमने सिंबल दे दिया प्लस, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसको हमने दे दिया माइनस। अब बात क्लियर है याना और ठाकुरदास? तो प्लस और माइनस का कोई लेना देना नहीं है किससे? चार्ज के मैग्नीट्यूड से। वो सिर्फ नेचर ऑफ चार्ज बताता है। ये बात मैं लिखा चुका हूं, लिखा चुका हूं कि नहीं? या ना? ठीक है। दूसरा, अगर कहीं पर मान लो 7 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 प्रोटॉन हैं तो टोटल बॉडी पे चार्ज कितना हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन का। यस और नो? तो हम ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे एडिटिव नेचर है या नहीं है? सीधे सीधे क्या हो गया? एल्जेब्रिकली ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई ये -7 था और ये +2 था, तो टोटल कितना बचा? -5 बचा कि नहीं बचा? तो हम ये भी कह सकते हैं कि सीधे सीधे एल्जेब्रिकली क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को खा गए, न्यूट्रलाइज हो गए। बचा कितना? 5 इलेक्ट्रॉन, तो -5 भी बचा कि नहीं बचा? ठीक है, तो चार्ज इस वजह से स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि स्केलर लॉस को भी ओबे कर रही है और प्लस और माइनस साइन का कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ सिंबल है नाम बताने के लिए। और एक्चुअल में था भी ऐसे ही। जब चार्ज की डिस्कवरी हुई थी तो बोला गया था कि नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो उसको नाम दे दो विट्रस, और प्रोटॉन ज्यादा है तो उसको नाम दे दो एन विट्रस। अब ये लिखने में अच्छा नहीं लगता था बार बार, तो हमने इसको क्या लिखा? प्लस और माइनस। अब बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं? यस और नो? चलो, अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की कहानी क्या है? आपने पढ़ा हुआ है कि करंट के पास डायरेक्शन होती है। पढ़ा है आप लोगों ने 10th क्लास में? पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है। और डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं उसके अपोजिट। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है?
जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं उसके अपोजिट, ऐसा ही पढ़ा है ना। तो आप लोगों ने जब ये पढ़ा है तो वहां पर एक चीज भी लिखी हुई थी, आपने ढंग से पढ़ा नहीं। एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि हम ढंग से पढ़ते नहीं कभी भी। वहां लिखा था कन्वेंशनल, मैं बता रहा हूं जो लिखा था वो आपको बता रहा हूं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन डायरेक्शन opposite to flow of electrons। ऐसा लिखा था कि नहीं लिखा था? ये वर्ड था या नहीं था? ये वर्ड कितने लोगों ने देखा है? ये वर्ड था या नहीं? बेटा हैंड रेज नहीं करना है, सिर्फ दोबारा से बेटा हैंड रेज नहीं करो, मैंने हैंड रेज करना, वाई लिखना है आपने। अगर ये था तो वाई लिखो, नहीं था तो नो लिखो। देखो बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड पढ़ा है, वहां पर पढ़ा है ना, लेकिन कभी इस वर्ड का मतलब जानने की कोशिश नहीं की। हाँ या ना? जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पिछले साल पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, नागमणि सही कह रहा है, ये लिखा हुआ था भाई 10th क्लास में। अगर आप आज भी जाकर के 10th की कॉपी उठाओगे ना, ये किताब उठाओगे, तो उसमें आपको करंट की डायरेक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा पहली बात तो चैट बॉक्स में टाइप करना बंद करो, सिर्फ आप टाइप कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो। कन्वेंशनल का मतलब है अज्यूम किया गया है। क्या किया गया? अज्यूम किया गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब करंट की कोई डायरेक्शन नहीं थी, उसको सिर्फ अजम्पशन दिया गया। क्या दिया गया? अजम्पशन दिया गया। और एक काम और करो, ये हमारी किताबों में है ऐसा, अगर आप रशियन ऑथर की बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट नहीं, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, रशियन बुक्स में देखो आप। तो अब ये बड़ा अजीबोगरीब हो गया, मतलब कोई कैसे भी मान ले, रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। यस और नो? कोई कैसे भी मान ले, रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब आप ढंग से पढ़ो, पहले समझो, वो आप देखना रिजल्ट सेम आएगा। पहले यार जब एक बात बताओ, आधा संसार मान रहा है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, और आधा संसार मान रहा है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में, और करंट तो तब भी फ्लो कर रहा है कि रशिया में लाइट नहीं जलती है? जलती है ना। तो भाई इसका मतलब करंट की कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है, ये अजम्पशन है। और कन्वेंशनल का मतलब भी यही होता है, कन्वेंशनल का मतलब होता है अजम्पशन। चलो, आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब होता अजम्पशन, अज्यूम्ड, ऐसा हमने माना है। माना है तो एक्चुअल में ऐसा कुछ होता भी नहीं है, सिर्फ हमने अज्यूम करा है। जैसे मैथ्स का सवाल करने के लिए हम एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ऐसे ही हमने करंट की भी डायरेक्शन मान ली फिजिक्स के कुछ चीजों को निकालने के लिए। क्लियर है? अब सुनो भाई, अब ध्यान दो, अब मैं आपको प्रूव कर देता हूं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। आपने एक चीज और पढ़ी थी 10th क्लास में कि इस तार में करंट आया 4 एम्पियर, इस तार में करंट आया 2 एम्पियर। तो जो इन दोनों से मिलके ज्वाइन करने के बाद एक ये तार गई, इसमें करंट कितना आ गया? 6 एम्पियर। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? सबने पढ़ा हुआ है। एक बात बताओ, 4 और 2 का नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन हो रहा है और वो किसके बराबर हो गया? 6 एम्पियर के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ कौन सा एडिशन चल रहा है? कौन सा एडिशन चल रहा है? नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन। और नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन कौन से क्वांटिटीज ओबे, कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जो ओबे करती हैं?
स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो जरा देखो, ये लिख सकते हैं, करंट ओबेज, और ये डायग्राम भी बना लेना, नॉर्मल algebraic addition and subtraction, therefore स्केलर क्वांटिटी, therefore कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। नोट कर लिया, नोट कर लिया तो y लिख दो फटाफट, चलो नोट करो फटाफट, नोट करो जिन्होंने नहीं करा जल्दी करो, फिर मैं वेक्टर पढ़ाता हूं आपको। बेटा कोई बच्चा लिख रहा है समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया? आदित्य आनंद, क्या समझ नहीं आया? बेटा वेक्टर क्वांटिटीज की अपनी अलजेब्रा होती है, ठीक है, इतनी बात। वो ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं जैसे ये कर रहे हैं। जो आपने बचपन से एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा है बेटा, कन्वेंशन का मतलब मैंने बोला, डिक्शनरी देखो, थोड़ा अंग्रेजी भी जानो। आपको जब पिछले साल लिखाया गया था ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसका मतलब था कि हमने अज्यूम करा था डायरेक्शन, डायरेक्शन जैसी कोई चीज करंट के पास नहीं होती, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो आपने पिछले साल ही वो गलत समझ लिया था, आपने समझा डायरेक्शन होती है। बात समझ में आई? आपने गलत पहले ही समझ लिया, कन्वेंशन जब लिखा हुआ है किताब में, इट मींस इट इज नॉट डायरेक्शन, ये अजम्पशन है। क्लियर है? मैं ये बात 100 बार बोल चुका हूं आज कि कन्वेंशनल का मतलब ही अजम्पशन होता है, मतलब हमने डायरेक्शन करंट की अज्यूम करी थी, एक्चुअल में ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और वो बात बाद में भी प्रूव हो रही है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। 4 और 2 मिलके क्या आया? 6 आया। आया कि नहीं आया पहले बताओ? 4 और 2 मिलके 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ऐसा कहां होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 पेज पहले लिखाया था कि अगर कहीं पर भी नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो वो क्वांटिटीज हमेशा क्या होंगी? स्केलर क्वांटिटी होंगी। यस और नो? यस और नो? यही बात बोली थी मैंने। तो ये स्केलर क्वांटिटी सबने नोट कर लिया? नोट कर लिया। चलो अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। those quantities which possess both magnitude and directional sense, which possess both magnitude and directional sense, as well as possess, या as well as possess नहीं, as well as obeys its own algebra, इसकी खुद की अलजेब्रा होगी, वही पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। as well as obeys its own algebra called वेक्टर अलजेब्रा। जो नॉर्मली आप एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते थे वो इसमें नहीं होगा, इसकी खुद की अपनी अलजेब्रा होगी। बात समझ में आई? अब अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ो तो एक सबसे भारी सा वर्ड आया वेक्टर अलजेब्रा, ये हमें पढ़ना है, इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, वो मुझे पढ़ाना है। लेकिन मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, अमाउंट, हाँ या ना?
अरे मैग्नीट्यूड पता चल गया, अमाउंट ये बता चुका हूं। डायरेक्शन एक नया वर्ड आया, आया कि नहीं? हाँ या ना? सब लोग जानते हो डायरेक्शन क्या होता है? सब लोग जानते हो ना? बता दो मुझे डायरेक्शन क्या होता है, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में लिखो, व्हाट इज डायरेक्शन? दिशा, वे, और कुछ? वे। अब मैं बताऊं भाई, रुक जाओ मत लिखो ऐसे। बेटा जब हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन सब पढ़ेंगे अभिनव, ठीक है, उसके लिए परेशान ना हो। अब मैं बता रहा हूँ, सुनो डायरेक्शन क्या होता है। रुक जाओ रुक जाओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्शन, मैं ये पूछ रहा हूँ, डायरेक्शनल सेंस का मतलब क्या होता है। यहाँ करनाल में कौन रहता है आप में से, जो रहता है वाई लिख दो एक जना कोई। रुक जाओ, मयूर या पलक, पलक, पलक जल्दी आ जाए चैट बॉक्स में, बाकी लोग हट जाओ। पलक कहाँ है? गायब हो गई लड़की। हाँ, पलक कहाँ रहती है, जल्दी बता। करनाल में कहाँ रहती है? सेक्टर 32, ठीक है। मान लो पलक करनाल में सेक्टर 32 में रहती है, हाउस नंबर, ऐसी मैं कुछ भी मान लेता हूँ 212, ऐसी मान लिया मैंने, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है भाई। अब अब मुझे पलक का घर नहीं पता, मुझे सेक्टर 32 नहीं पता, ठीक है, इतनी बात। अब मैं यहां इस कमरे में हूं, ठीक है, मान लो मुझे पलक के घर जाना है, मैं यहां पर हूं, और यहां पर कोई पलक का कोई दोस्त है जिसे घर पता है इसका, मान लो एक्स है कोई, ठीक है, और हम दोनों सेक्टर 6 में जेनेसिस इंस्टीट्यूट में हैं, एन और एक्स, ठीक है। मैंने एक्स से पूछा कि भाई मुझे पलक के घर जाना है, कैसे जाऊं? तो ये क्या बोलेगा एक्स कि आप एक काम करो, इंस्टीट्यूट से नीचे उतरो, नीचे उतर के पार्किंग को क्रॉस करो, पार्किंग को क्रॉस कराए, ये हो गया पार्किंग, पार्किंग को हमने क्रॉस किया, पार्किंग को क्रॉस करके जो रोड है उस पर राइट हो जाओ, रोड पे राइट हो जाओ, ठीक है। फिर जहां पर रोड खत्म होती है वहां पर आप लेफ्ट हो जाओ और सीधे चलते जाओ, यहां एक गुरुद्वारा आएगा, गुरुद्वारे को पार करो, फिर यहां साईं मंदिर आएगा, इसको पार करो, ठीक है। साईं मंदिर को पार करके नूर महल चौक आएगा, नूर महल चौक का थर्ड एग्जिट, अभी देखना बड़ी मजेदार बात आ रही है, थर्ड एग्जिट लेकर के पहली दूसरी गली छोड़ के तीसरी गली में अंदर लेफ्ट हो जाओ, पांचवा मकान पलक का है, 1 2 3 4 5, यहां पलक है, येलो कलर का मकान है ग्रीन कलर के बगल में, ठीक है भाई। अब आप एक चीज देखो, अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया चीज है। यहां पर जब मैंने इस एक्स वाले बंदे से पूछा तो इसने कुछ पैरामीटर्स लिए, पार्किंग, रोड पे राइट होना, फिर रोड पे जहां रोड एंड होती है वहां पर लेफ्ट होना, रोड पे गुरुद्वारे को पार करना, साईं मंदिर को पार करना, नूर महल चौक के थर्ड एग्जिट को लेना, ये पार्किंग, रोड, गुरुद्वारा, साईं मंदिर, नूर महल का चौक, या 5 मकान ग्रीन वाले के बगल में येलो वाला, ये सब कुछ क्या कहते हैं, पैरामीटर्स हैं या नहीं है? इनके रिस्पेक्ट में मैं चला तभी तो मेरी डायरेक्शन की बात हुई कि नहीं हुई, बोलो जरा। डायरेक्शन कभी एब्सोल्यूट नहीं होती भाई, डायरेक्शन हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होती है बेटा, बात समझ में आ रही है? डायरेक्शन इज नेवर एब्सोल्यूट, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फिक्स्ड पैरामीटर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आप ऐसे समझो, मैं क्या करता हूं, आप ऐसे देखो, मैंने क्या करा, ये मेरे पास की है गाड़ी की, इसको ऐसे कर दिया, आप क्या कहोगे, ऊपर उछाला मैंने इसे, हाँ या ना?
ऐसे ही कहोगे ना, ऊपर उछाला, यही कहोगे कि नहीं कहोगे? इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऊपर, अरे निकम्मो, ठीक है। और मैं ऐसे फेंक दूं तो आप कहोगे नीचे फेंका, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पीछे, ओ सॉरी नीचे, यस और नो। और अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो आप कहोगे आगे गए सर, है ना। और अगर मैं ऐसे आ रहा हूं तो आप कहोगे पीछे आ गए, ऐसे ही कहोगे ना। यानी कि बोर्ड के इधर गया तो ये आगे हो गया, और ये क्या हो गया, पीछे हो गया। अरे मानते हो या नहीं? तो डायरेक्शन इज नेवर एब्सोल्यूट क्वांटिटी। अब अगर मैं बोलूं मुझे पलक के घर जाना है, ठीक है, ये एक्स कहता है ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे कैसे, या इधर से चले जाओ, उधर से चले जाओ, जब तक ये बोलेगा नहीं कि इस वाली सड़क पे लेफ्ट ले लेना, इस वाले सड़क पे राइट ले लेना, गुरुद्वारे को पार कर लेना, तब तक क्या मैं पलक के घर पहुंच पाऊंगा? बोलो भाई, नहीं। ठीक है, इतनी बात। तो डायरेक्शन क्या होता है, अब समझ में आ गई डायरेक्शन की बात क्या है। अगर मैं इस चाबी को ऊपर भी फेंक रहा हूं ना, तो ये ऊपर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं मैं इसे, और जब ये ऐसे आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नीचे। ठीक है, तो अब देखो कितनी मजेदार बात है। मजेदार बात यह है, डायरेक्शनल सेंस ऑफ क्वांटिटी is always with respect to some fixed reference parameter। अब मैं और समझा देता हूं, थोड़ा सा और समझ लो। जैसे जिस डायरेक्शन से सन उगता है, रोज वहीं से उगता है, फिक्स्ड है वो, हाँ या ना? उसको हमने नाम दे दिया ईस्ट, और जिस पे सेट करता है वो वेस्ट हो गया। और ईस्ट फेस करके लेफ्ट साइड में जाएं तो नॉर्थ, और राइट साइड में जाएं तो साउथ। अब मैं बिल्कुल नॉर्थ और साउथ के बीच में जा रहा हूं तो मैं नॉर्थ ईस्ट कहता हूं। मतलब मैंने जिधर से सन उगता है और उसके लेफ्ट में 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल बीच में जा रहा हूं तो उसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये नॉर्थ और ईस्ट के रिस्पेक्ट में हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इतनी बात। तो कभी भी जब भी डायरेक्शन की बात होगी तो हमेशा किसी ना किसी फिक्स्ड रेफरेंस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में होगी, अदरवाइज कोई डायरेक्शन नहीं होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भाई आप ऐसे देखो, ये ईस्ट है, इधर से सन उगता है, इसके अपोजिट सन सेट करता है, उसको हमने नाम दे दिया वेस्ट। ये डायरेक्शन को नाम दे दिया ईस्ट, जिधर सेट करता है उसको वेस्ट, इसको नॉर्थ और इसको साउथ। अगर मैं ऐसे चलता हूं 30 डिग्री, तो मैं कहूंगा कि पार्टिकल जा रहा है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यस और नो? यस और नो? बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? तो मैंने एक बात बताओ, ये फिक्स्ड पैरामीटर हैं, इनके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बताई कि नहीं बताई? या मैं ऐसे बोल दूं इधर जा रहा है, इधर का कोई मतलब बनता है भाई? बताओ जरा मुझे। तो मैं क्या बोलूंगा कि ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, सबको क्लियर है बात? तो डायरेक्शन की बात क्लियर हो गई। अब इसकी खुद की अलजेब्रा होती है, वो समझते हैं जरा, वो क्या चीज है। इसकी खुद की अलजेब्रा क्या चीज है वो भी समझ लो जरा 1 मिनट में, तो हम उस अलजेब्रा को बाद में पढ़ेंगे। नहीं भाई, एक बच्चा कह रहा है आप 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल सकते हो, निकम्मे वो बोलेंगे 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ से तो 60 डिग्री बन रहा है, हाँ या ना? क्या बोलेंगे? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यस और नो? ठीक है, अब अगर मैं इधर जा रहा हूं तो आप क्या बोलोगे? वेस्ट जा रहा हूं, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो आप किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो? जो डायरेक्शन आपको फिक्स कर रखी है उनके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो। अरे बच्चों, अब क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब ये हो गई डायरेक्शन की बात। अब आते हैं हम वेक्टर अलजेब्रा
अलग होती है उसकी बात करते हैं। आप एक बात बताओ, मैंने क्या करा, यहां पर आप में से किसी को बिठा दिया, मान लो आदित्य को बिठा दिया, है कोई आदित्य? हाँ है आदित्य। अपने कोई दो दोस्तों के नाम ले फटाफट, जल्दी बता। कोई बैच में दो तेरे दोस्त हो कोई? कपिश और कोई दूसरा निकम्मा ही बता कोई। रिजुल। चलो, अब क्या हुआ भाई, ये आदित्य है, ठीक है। इसके एक हाथ को कपिश ने पकड़ा और इधर की तरफ खींचना शुरू करा। अभी नहीं खींच रहा है, एक हाथ को ऐसे पकड़ लिया और दूसरे हाथ को इधर की तरफ रिजुल ने बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इधर कपिश फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन और इधर रिजुल लगा रहा है 50 न्यूटन। अब एक बात बताओ, क्या आदित्य हिलेगा बीच में से? आदित्य हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा ना, यानी कि इस पे नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? तो एक बात बताओ, अभी अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती तो 50 और प्लस 50 100 आता। आता कि नहीं आता भाई, पहले बताओ। 50 और 50 100 आता कि नहीं आता? यस और नो? 50 और 50 क्या आ जाता? 100 आ जाता, लेकिन अब 100 नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। अब एक और चीज, इसी आदित्य को मान लो रिजुल, सॉरी 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 सॉरी, मान लो रिजुल ऐसे खींचता 50 से। तो अब एक बात बताओ, आदित्य इस डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? जल्दी बताओ, इस डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन 50 और 50 100 अभी भी नहीं होगा, कुछ और आएगा रिजल्ट। मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं, आएगा 50√2। कितने फोर्स से जाएगा? 50√2 से। वो बाद में हम निकाल लेंगे, हमें वेक्टर अलजेब्रा आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे, मैं वही कह रहा हूं, बाद में निकालेंगे जो हमें वेक्टर अलजेब्रा आएगा। ठीक है, 50 और 50 पिछले केस में जीरो दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? वो थोड़ा सा आसान था, अपोजिट डायरेक्शन में थे तो इसलिए जीरो आ गया था। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या नॉर्मल एडिशन को फॉलो कर रहा है? क्या नॉर्मल एडिशन को फॉलो कर रहा है? नहीं फॉलो कर रहा है। यस और नो? और अगर ये नॉर्मल एडिशन को नहीं फॉलो कर रहा है बेटा, ठीक है, इतनी बात, तो ऑब्वियस सी बात है, ये कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसकी अपनी अलजेब्रा होगी, वही अलजेब्रा हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, करीब करीब 8-10 दिन। क्लियर? तो वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है, ये हमें समझ में आ गया। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, ये तो हमें पता ही है। और ये नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो नहीं करता है। क्लियर? सबको क्लियर है बातें? अब हम कल बात करेंगे, ठीक है, इतनी बात आप नोट कर लो इसे। ठीक है, चलो थैंक यू, कल देखेंगे हम।